तो मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास। आज की क्लास में पढ़ेंगे हम आधुनिक इतिहास। और आधुनिक जो इतिहास है इसकी शुरुआत कब से कब तक होती है तो हम पढ़ेंगे इसकी जो शुरुआत है एग्जैक्ट में तो मानी जाती है 1707 से लेकर 1947 तक, लेकिन 1498 में जब यूरोपीय कंपनी भारत आई थी तभी से हमने इसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। तो इसका जो फर्स्ट ऑफ टॉपिक होगा वो हम पढ़ने वाले हैं यूरोपीय कंपनी। तो हम पढ़ने वाले हैं आज की क्लास के अंदर यूरोपीय कंपनी से स्टार्ट इसको। यूरोपीय कंपनी, देखिए जो ये डेट लिखी है आप इसके ऊपर ना जाएं, आप ये ना सोचें 1707 से शुरू होता है, ये एक पूरा भाग दिया गया है, लेकिन एग्जैक्ट में दक्षिण भारत में जब 1498 में वास्को डी गामा आया था तभी से इस आधुनिक इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। तो हम पढ़ने वाले हैं यूरोपीय कंपनी के बारे में। अब देखिए यूरोपीय कंपनी में सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए ये बनता है, सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा सर्वप्रथम भारत की खोज के लिए निकलने वाला व्यक्ति। तो आपसे पूछा जाएगा सर्वप्रथम भारत की खोज के लिए, सर्वप्रथम भारत की खोज के लिए भारत की खोज के लिए निकलने वाला पहला व्यक्ति, भारत की खोज के लिए निकलने वाला पहला व्यक्ति, भारत की खोज के लिए निकलने वाला पहला व्यक्ति। तो इसका नाम क्या है? तो आपके जहन में वास्को डी गामा होगा, लेकिन वो गलत है। सबसे पहला व्यक्ति निकला था भारत की खोज के लिए बार्थोलोमेव डियास। तो आप याद रखोगे सबसे पहला व्यक्ति निकला था बार्थोलोमेव डियास। ये था, ये कहां से आया था? ये पुर्तगाल से निकला था, लेकिन ये भारत की खोज नहीं कर पाया। देखिए ये भारत की खोज नहीं कर पाया और ये निकला कब था? 1487 में, क्योंकि ये समुद्री रास्ते में भटक गया और भारत तक नहीं पहुंचा। तो फिर ये कहां पहुंचा? तो इसने दक्षिण अफ्रीका की खोज कर दी, यानी निकला था भारत की खोज करने के लिए और खोज कर दी दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु की, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु की खोज कर दी। और इस बिंदु को नाम इसने रख दिया उत्तम आशा का द्वीप। इसका नाम रख दिया इसने उत्तम आशा का द्वीप। तो हम पढ़ते हैं ये भारत की खोज के लिए निकला था, लेकिन गलती से पहुंच गया दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु पे और इसने खोज कर दी दक्षिणतम बिंदु, उसका नाम रख दिया उत्तम आशा का द्वीप। इसके बाद हम पढ़ते हैं भारत की खोज के लिए निकलने वाला सेकंड व्यक्ति। तो भारत की खोज के लिए निकलने वाला जो दूसरा व्यक्ति था इसका नाम था कोलंबस। इसका नाम था कोलंबस और आपके कल रख के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कोलंबस। ये कोलंबस कब निकला था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस इसका पूरा नाम है। 1492 में निकला था, लेकिन इसने भी भारत की खोज नहीं की। ये निकला था भारत की खोज करने के लिए, लेकिन गलती से ये अमेरिका पहुंच गया, गलती से ये भी अमेरिका पहुंच गया और इसने अमेरिका के वेस्ट इंडीज द्वीप की खोज की। इसने अमेरिका के वेस्ट इंडीज द्वीप की खोज कर दी। अब आप ये कहोगे सर वेस्ट इंडीज अमेरिका एक ही है, तो गौर से सुन लीजिए, अमेरिका महाद्वीप में ही वेस्ट इंडीज पड़ता है। तो आप याद करोगे इसने अमेरिका के वेस्ट इंडीज द्वीप की खोज की। तो आपके एग्जाम में वेस्ट इंडीज पूछे चाहे अमेरिका, क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोज की, जिसने गलती से की थी, निकला था भारत की खोज के लिए। तो ये थी यूरोपीय कंपनी। अब हम पढ़ने वाले हैं भारत आने वाली पहली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है पुर्तगाली कंपनी। तो हेडिंग डालेंगे आज की क्लास की पुर्तगाली कंपनी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पुर्तगाली कंपनी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं पुर्तगाली कंपनी। तो जो पुर्तगाली कंपनी है, ये पुर्तगाली कंपनी को हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ते हैं सबसे पहला पुर्तगाली व्यक्ति जिसने भारत की खोज की, तो बात है 17 मई 1498। 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने, बचपन से ही क्वेश्चन आप पढ़ के आए होंगे, वास्को डी गामा ने
भारत की खोज की। देखिए इसने भारत की खोज नहीं की बल्कि भारत के समुद्री रास्ते की खोज की थी। भारत तो पहले से एग्जिस्ट था, इसने तो सिर्फ भारत आने के समुद्री रास्ते की खोज की थी। तो ये हम पढ़ते हैं वास्को डी गामा ने ये 90 दिन की यात्रा पूरी करके आया था। तो हम पढ़ते हैं इसने 90 दिन की यात्रा पूरी की थी। फिर आपसे पूछा जाएगा इसके जहाज का नाम क्या था, तो आप याद रखोगे इसके जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। तो हम पढ़ते हैं इसके जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। तो हम पढ़ते हैं इसके जहाज का नाम था साओ गैब्रियल। तो ये साओ गैब्रियल नामक जहाज में बैठ के आया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं ये कहाँ पे उतरा था, तो हम पढ़ते हैं ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। तो हम पढ़ते हैं ये केरल के कालीकट बंदरगाह पर उतरा था। इसके बाद हम इसी में पढ़ते हैं इसकी हेल्प किसने की, तो हम पढ़ते हैं इसकी जो हेल्प की थी भारत की खोज करने में वो एक भारतीय व्यक्ति ने की थी जिसका नाम था अब्दुल मजीद। तो हम पढ़ते हैं एक भारतीय व्यक्ति ने इसकी भारत की खोज करने में हेल्प की थी जिसका नाम था अब्दुल मजीद। आपसे फिर ये पूछा जाएगा इस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। और गौर करेंगे मैं आपको पहले से पढ़ा चुका हूं। तो दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था इस समय, सिकंदर लोधी। याद करें मैंने आपको पढ़ाया था सिकंदर लोधी इस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था। तो ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है इनका स्वागत किसने किया, तो देखिए ये भी आपको वन लीनियर में याद रखना पड़ेगा। केरल में इनका जो स्वागत है, इनका जो वेलकम बाई, ये किसने किया, जमोरिन ने। तो हम पढ़ते हैं इनका जो स्वागत था ये जमोरिन ने किया। काफ़ी सारी बुकों में लिखा होता है जमोरिन एक उपाधि है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा जमोरिन ने इनका स्वागत किया। हाँ, वास्को डी गामा भारत में क्यों आया था, तो वो देखिए। तो हम पढ़ते हैं वास्को डी गामा भारत में मसालों के व्यापार के लिए आया था। वास्को डी गामा भारत में मसालों के व्यापार करने के लिए आया था, व्यापार के लिए आया था। तो हम पढ़ते हैं ये भारत में मसालों के व्यापार करने के लिए आया था। इसके बाद देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, ये पुर्तगाली कंपनी भारत में क्यों आती थी, तो गौर से सुन लीजिए। ये पुर्तगाली भारत में क्यों आते थे, ये भारत में इसीलिए आते थे क्योंकि जो पुर्तगाल है ये यूरोप देश में पड़ता है। यूरोप में सर्दी ज़्यादा है भारत की बजाय और वहाँ पे मसाले नहीं होते, और भारत में सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं, इसलिए ये भारत के अंदर आए थे मसालों का व्यापार करने के लिए, क्योंकि भारत में मसाले पाए जाते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो ये वास्को डी गामा था ये 1498 में आया और 1500 ईस्वी में ये भारत से वापिस चला गया, ये भारत से वापिस लौट गया। तो हम पढ़ते हैं ये भारत से वापिस चला गया, वापिस लौट गया। और ये जाते समय भारत से क्या लेके गया, तो हम पढ़ते हैं ये भारत से काफ़ी मात्रा में काली मिर्च लेकर गया, काली मिर्च लेकर गया। और इसने क्या किया, यूरोप में जाके, इसने अपने देश में यूरोप में जाके, इसने यूरोप में जाके इनको 60 गुना ज़्यादा दाम पर बेच दिया, इनको 60 गुना ज़्यादा दाम पर इनको सेल कर दिया, बेच दिया। तो देखिए इसने भारत से काफ़ी सारी मात्रा में काली मिर्च इकट्ठी की और 1500 ईस्वी में अपने देश चला गया और वहाँ पे जाके इसने 60 गुना ऊंचे रेट में बेच दिया, इसको मुनाफा हुआ। तो हम पढ़ते हैं यूरोप में जाके इसने 60 गुना ज़्यादा दाम पर बेच दिया। अब आपको पता है अगर ये 60 गुना ज़्यादा अपने व्यापार में लाभ कमाएगा तो ये फिर भारत में आएगा और बाकी यूरोप के जितने देश थे वो सारे अट्रैक्ट हुए भारत की तरफ से, क्योंकि उनको लगने लगा भारत के साथ व्यापार करेंगे तो ज़्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। तो यहाँ पे इसी कंपनी फिर भारत में आई या वास्को डी गामा फिर भारत में आया। तो हम पढ़ते हैं सेकेंड बार 1502 में, तो हम पढ़ते हैं 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आया, वास्को डी गामा फिर से भारत आया, ये भारत आया।
और अब की बार 1502 में ये अपने साथ कंपनी लेके आया था। तो आप ये भी कह सकते हो 1502 में पुर्तगीज ईस्ट इंडीज कंपनी भारत आई। पुर्तगीज ईस्ट इंडीज कंपनी भारत आई। ईस्ट इंडीज कंपनी भारत आई। तो हम पढ़ते हैं पुर्तगीज ईस्ट इंडीज कंपनी 1502 में भारत में आई। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1503 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा आपको। 1503 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री, जो पहली फैक्ट्री थी वो कोच्चिन में स्थापित की। पहली जो फैक्ट्री थी वो कोच्चिन में स्थापित की। तो हम पढ़ते हैं 1503 में इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री थी वो कोच्चिन में स्थापित की। अब देखिए बोर्ड पे मैं एक बार फिर से समझाता हूं। 1502 में वास्को डी गामा फिर भारत आया, लेकिन अब की बार ये सिंगल व्यापारी बन के नहीं बल्कि कंपनी बन के आया था, यानी अपने आप में कंपनी बन के आया था, या पुर्तगीज ईस्ट इंडीज कंपनी 1502 में भारत आई। देखिए आप यूरोपीय कंपनी में जितनी भी कंपनी पढ़ने वाले हो, इन सारी की सारी कंपनी में आपको एक चीज याद रखनी है। आप ये सारी बातें याद रखो ना रखो, लेकिन कंपनी में एक लाइन याद रख लेना, वो कंपनी कब तो भारत आती है और कब वो कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री भारत में लगाती है और कहां लगाती है। तो इसने 1502 में भारत आई है और 1503 में उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कोच्चिन में लगाई है। याद रख लेना अच्छे से। ये कोई फैक्ट्री नहीं लगाते थे, फैक्ट्री में तो एक्चुअली में मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, लिखा जाता है फैक्ट्री, लेकिन ये क्या करते थे, गोदाम बनाते थे, एक वेयर हाउस बनाते थे जिसमें सारा मसाला इकट्ठा करते थे और अपने देश में फिर वो भर के ले जाते थे। इसी को पहली फैक्ट्री बोला गया है। इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हम पढ़ते हैं इसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं और हम पढ़ते हैं 1505 से लेकर 1509 तक। 1505 से लेकर 1509 तक इस कंपनी का पहला गवर्नर बन के आया। तो हम पढ़ते हैं इस कंपनी का गवर्नर भारत आया। इस कंपनी का गवर्नर भारत आया और इस गवर्नर का नाम क्या था? तो हम पढ़ते हैं इस गवर्नर का नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इस गवर्नर का नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। तो हम पढ़ते हैं फ्रांसिस्को डी अल्मेडा 1505 से लेकर 1509 तक भारत में आया था इस कंपनी का पहला गवर्नर बनके। इस कंपनी का याद रखेंगे आप, पहला गवर्नर बनके भारत में आया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसे आगे। देखिए अब इस गवर्नर ने क्या इंपॉर्टेंट काम किया था, हमें बस वही याद रखना है। तो हम पढ़ते हैं इसने भारत में आके, तो हम पढ़ते हैं इसने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। इसने भारत में आके नीली जल नीति चलाई। तो हम पढ़ते हैं इसने भारत में आके नीली जल नीति चलाई। इसने भारत में आके नीली जल नीति चलाई। अब ये नीली जल नीति क्या है, इसको गौर से सुन लीजिए। इसने भारत में आके नीली जल नीति चलाई थी। ये नीली जल नीति क्या है, गौर से समझा देता हूं। देखिए ये गवर्नर बन के आ गया और इन्होंने क्या कर लिया, मोनोपोली कर ली, एकाधिकार कर लिया इंडिया के ऊपर। और इस नीली जल नीति की डेफिनेशन में आप ये समझोगे, इन्होंने क्या किया, एक घोषणा कर दी। और घोषणा ये की, अगर भारत की समुद्री सीमा में कोई भी विदेशी जहाज प्रवेश करता है तो उस विदेशी जहाज को क्या करना पड़ेगा, पहले पुर्तगालियों से लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिस लाइसेंस का नाम कारताज होगा। ये लाइसेंस देंगे तभी कोई देश भारत के साथ व्यापार करेगा। यानी देश भारत होगा और व्यापार करने के लिए पैसे इनको देने पड़ेंगे, लाइसेंस इनके पास से लेना पड़ेगा। यही नीली जल नीति थी। ये इसलिए चलाई थी ताकि ये भारत पे कब्जा कर सकें, किस पे, भारत के व्यापार पर। इसके बाद हम पढ़ते हैं इनका दूसरा गवर्नर। तो हम पढ़ते हैं इनका जो सेकंड गवर्नर था, उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इनका जो सेकंड गवर्नर था वो था अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। और ये कब से कब तक रहे थे, 1510 से 1515, या कई बुकों में इसको 1509 भी लिखा होता, बात वही है। तो हम पढ़ते हैं 1509 से 1515 तक रहे थे अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसमें हम पढ़ते हैं, इसके बाद में इनको पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पुर्तगाली कंपनी का वास्तविक संस्थापक
इनको वास्तविक संस्थापक यानी कि रियल फाउंडर माना जाता है। देखिए ये कोई नया नाम नहीं है, आपको प्रीवियस क्लास में मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूं। एक होता फाउंडर, एक होता रियल फाउंडर, एक होता संस्थापक, एक होता वास्तविक संस्थापक। इस कंपनी का संस्थापक तो नाम मात्र वास्को डी गामा था, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक जिसने इस कंपनी की ग्रोथ की थी वो कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसको वास्तविक संस्थापक क्यों कहा? ऐसा इसने क्या इंपॉर्टेंट काम किया था? तो देखिए इसने इंपॉर्टेंट काम ये किया था, इसने 1510 में बीजापुर का एक सुल्तान था, बीजापुर का एक सुल्तान था जिसका नाम था यूसुफ आदिल शाह। इसने यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। तो देखिए पुर्तगालियों के लिए गोवा को इसी ने जीता था, गोवा को जीत लिया। और याद रखेंगे आप इस लाइन को, अगले 451 सालों तक गोवा इनके पास रहा। अगले 451 सालों तक इन्होंने गोवा पर कब्जा किए रखा, इन्होंने गोवा पर कब्जा किया। और आप ये भी याद रखोगे, ये भी इसी में करवा देता हूं इंपॉर्टेंट, तो आप याद रखोगे इन्होंने गोवा पर कब्जा कर लिया। और साथ में ये याद रखोगे 1961 में गोवा को आज़ाद करवाया गया। 1961 में गोवा को आज़ाद करवाया गया, गोवा को खाली करवाया गया पुर्तगालियों से। और हम पढ़ते हैं 1987 में 25वां राज्य बनाया गया। 1987 में भारत का 25वां राज्य भी बना था। तो देखिए आपको मैं एक बात बता दूं, पुर्तगालियों ने 1510 में सबसे पहले गोवा को जीता था और 451 सालों बाद यानी 1961 में गोवा को आज़ाद किया है। सबसे पहले पुर्तगाली आए, सबसे बाद में पुर्तगाली गए। और क्या किया? 1961 में हमने गोवा को आज़ाद किया, लेकिन 1987 में हमारा भारत का 25वां राज्य गोवा बना था। ये भी आप इसके साथ में याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, बात है 1661 की। 1661 में पुर्तगाल की एक महारानी थी। हम पढ़ते हैं पुर्तगाल की एक महारानी थी, जिस महारानी का नाम था कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। जिस महारानी का नाम था कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। ब्रिगेंजा की कैथरीन थी ये। तो हम पढ़ते हैं कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा। इस कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा का विवाह हुआ था। तो हम पढ़ते हैं इस कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा का विवाह हुआ था, इसकी शादी हुई थी। किसके साथ हुई थी? तो हम पढ़ते हैं इंग्लैंड के राजा के साथ इसका विवाह हुआ था। तो हम पढ़ते हैं इंग्लैंड के राजा के साथ इनका विवाह हुआ था। और ये इंग्लैंड के राजा का नाम क्या था? इनका नाम था चार्ल्स सेकंड। तो हम पढ़ते हैं चार्ल्स सेकंड के साथ में इनका विवाह हुआ था, जो इंग्लैंड के राजा थे। अब यहां पे हुआ क्या? तो इस विवाह में पुर्तगालियों ने बॉम्बे द्वीप, इस विवाह में पुर्तगालियों ने जो बॉम्बे द्वीप था ये दहेज में दे दिया। बॉम्बे जो द्वीप था ये दहेज में दे दिया। और कुछ सालों बाद चार्ल्स सेकंड ने भी बॉम्बे अपने पास नहीं रखा। 1668 में इस राजा ने यानी चार्ल्स सेकंड ने बॉम्बे द्वीप को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को वार्षिक किराए पर दे दिया। और ये वार्षिक किराया कितना था? 10 पाउंड का। तो वार्षिक किराए पर दे दिया। अब देखिए समझाने की कोशिश करता हूं। 1661 में जो पुर्तगाल की महारानी थी, पुर्तगाल की महारानी जिसका नाम कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा नाम था, इनकी शादी की गई चार्ल्स सेकंड जो इंग्लैंड के राजा थे। पुर्तगालियों ने क्या किया? इंडिया में जो इनका बॉम्बे द्वीप था, इस बॉम्बे द्वीप को
किराए पर, बॉम्बे द्वीप को दहेज में दे दिया। किसको दहेज में दे दिया? महारानी को दहेज में दे दिया, यानी चार्ल्स सेकंड को मिल गया बॉम्बे द्वीप। अब चार्ल्स सेकंड ने क्या किया? 1668 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो पढ़ानी बाकी है उसको बॉम्बे द्वीप दे दिया, और यही पतन का कारण माना जाता है पुर्तगालियों का। क्यों? क्योंकि बॉम्बे पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब्जा कर लिया और धीरे धीरे पुर्तगालियों के व्यापार को कम कर दिया, इसलिए ये एक कारण माना जाता है। तो हम पढ़ते हैं, ये एक कारण माना जाता है पुर्तगालियों के पतन का। ये कारण माना जाता है पुर्तगालियों के पतन का, यानी अंग्रेजों की वजह से ये कंपनी भारत से गई थी, पुर्तगालियों के पतन का। तो याद रखेंगे, पुर्तगालियों के पतन का कारण माना जाता है और अंग्रेजों की वजह से ये कंपनी भारत से गई थी, यानी इसका पतन हुआ था। इसके बाद हम पढ़ते हैं यहां से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो देख लीजिए। तो देखिए यहां से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो क्या क्या, तो मैं नंबर 1, 1, 2 करके लिख देता हूं सारे के सारे, ये दिखाई नहीं देगा आपको। तो देखिए नंबर 1 पे मैं लिख देता हूं, भारत में आलू लेके आने वाले। याद रखोगे, भारत में पोटैटो यानी कि आलू लेके आने वाले कौन थे? भारत में आलू लेके आने वाले कौन थे? पुर्तगाली। भारत में आलू लेके आने वाले कौन थे? पुर्तगाली। नंबर 2, भारत में तंबाकू की खेती करने वाले। भारत में तंबाकू की खेती करने वाले, ये भी कौन थे? पुर्तगाली। नंबर 3 पे लिखेंगे, भारत में लाल मिर्च लेके आने वाले। भारत में लाल मिर्च लेके आने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली थे, ये भी हम इसी में पढ़ते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं, भारत में जहाज़ों का निर्माण करने वाले। भारत में जहाज़ों का निर्माण करने वाले, जहाज़ों का निर्माण करने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली थे। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, भारत में चर्च बनाने वाले या चर्च का कैथोलिक मॉडल लेके आने वाले। चर्च को ही कैथोलिक मॉडल बोला जाता है। चर्च के कैथोलिक मॉडल यानी कि चर्च की जो बनावट होती है वो कैथोलिक मॉडल है, वो लेके आने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली। और नंबर 6 पे लिखोगे, 1557 में इन्होंने गोवा में 1557 में इन्होंने 1557 में इन्होंने गोवा में भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत की। भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस भी स्थापित की। तो देखिए हम पढ़ते हैं, पुर्तगालियों से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। सबसे पहले तो भारत में आलू लेके आने वाले, भारत में तंबाकू की खेती करने वाले, भारत में लाल मिर्च लेके आने वाले पुर्तगाली थे, भारत में चर्च का कैथोलिक मॉडल, भारत में जहाज का निर्माण करने वाले और भारत में प्रिंटिंग प्रेस स्थापित करने वाले। तो भारत की पहली प्रिंटिंग प्रेस 1557 में गोवा में स्थापित की थी और ये किसने की थी? पुर्तगालियों ने। तो ये पुर्तगालियों से आने वाले कुछ क्वेश्चन थे हमारे एग्जाम में। अब हम करते हैं कंटिन्यू नेक्स्ट